उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो है जहाँ पे मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई का एक ओवरव्यू दिया है, वो देखने के बाद ही आप ये वीडियो पे आ रहे हैं। ये वीडियो हम लोग कॉर्नियल फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिटेल्ड रिगार्डिंग कॉर्नियल फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो कॉर्निया बेसिकली होता क्या है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू लाइट रेज रेटिना तक पहुंचता है, और इसका मेन रोल होता है द ग्रेटेस्ट चेंज ऑफ द डायरेक्शन। क्योंकि कॉर्निया अराउंड 43 डायोप्टर के आसपास कॉर्निया का पावर रहता है, तो कॉर्निया क्या करता है, जो लाइट रेस आता है कॉर्निया के ऊपर गिरता है, वो लाइट रेस को रेटिना पे फोकस करने के लिए हेल्प करता है। सेकेंड है, कॉर्निया एक फाइबर्स कोट, बेसिकली तीन कोट होता है हम लोग का आई में। पहला कोट का नाम होता है फाइबर्स कोट, सेकेंड कोट का नाम होता है वस्कुलर कोट, एंड थर्ड कोट का नाम होता है न्यूरल कोट। तो फाइबर्स कोट का दो कंटेंट होता है, एक होता है स्क्लेरा और दूसरा होता है कॉर्निया। तो जो कॉर्निया होता है, ये जो अंदर वाला जो ओकुलर स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि यूविया हुआ, रेटिना हुआ, अंदर में जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, सारा को एक साथ रखने के लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है। थर्ड होता है कि कोई भी ड्रॉप वगैरह हम लोग अगर आई में देते हैं, तो उस ड्रॉप का जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? एब्जॉर्प्शन कॉर्निया के थ्रू ही होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हम लोग का जो आई पे आके गिरता है, और आई में बेंडिंग होता है उस ऑब्जेक्ट का, लाइट रेस का जो लाइट रेस होता है उसका बेंडिंग होता है। ये बेंडिंग होने के बाद कहाँ जाके फोकस होता है? रेटिना पे जाके फोकस होता है। इस पे कॉर्निया का बहुत ज्यादा रोल होता है। कॉर्निया का मेनली 5 लेयर होता है। अभी एक नया डिस्कवर हुआ है जो 6th लेयर भी बोलते हैं कॉर्निया का। पहला लेयर का नाम है कॉर्नियल एंडोथेलियम, सेकेंड होता है बाउमस मेम्ब्रेन, थर्ड होता है स्ट्रोमा, फोर्थ होता है डुवस लेयर या तो प्री डेस्मेन मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है डेस्मेन मेम्ब्रेन, और लास्ट में होता है कॉर्नियल एंडोथेलियम। कुछ डायमेंशन जो इंपॉर्टेंट है हम लोग का कॉर्निया के लिए। डायमेंशन के पहला चीज है कॉर्नियल जो हॉरिजॉन्टल विजिबल आइरिस डायमीटर जिसको बोलते हैं। कॉर्निया तो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, तो इसका बॉर्डर हम लोग को समझ नहीं आता अच्छे से। तो इसका बॉर्डर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आइरिस डायमीटर होता है, जितना हमें आइरिस का दिखता है उस हिसाब से हम लोग कॉर्निया का डायमीटर को मेजर करते हैं। हॉरिजॉन्टली कितना होता है? हॉरिजॉन्टली अराउंड 11.5 से लेके 12 mm तक हॉरिजॉन्टल विजिबल आइरिस डायमीटर होता है कॉर्निया का। वर्टिकली कॉर्नियल जो डायमीटर होता है थोड़ा सा छोटा होता है, 10.5 mm से लेके 11 mm तक वर्टिकल डायमीटर होता है। सेंटर में कॉर्निया का जो थिकनेस होता है थोड़ा सा कम होता है कंपेयर्ड विद पेरिफेरी। सेंटर में कितना थिक होता है? 520, है ना। 520 से लेके 550 माइक्रोमीटर होता है कॉर्निया का सेंट्रल थिकनेस। पेरिफेरी में थोड़ा ज्यादा होता है, पेरिफेरी में कितना होता है? 650 से लेके 700 माइक्रो। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉर्निया का सेंटर थोड़ा सा, सेंटर ये तो एंटीरियर सरफेस थोड़ा सा ज्यादा कर्व है, अराउंड 7.8 mm है, और पोस्टीरियर 6.5 mm के आसपास रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है कॉर्निया का। पावर जैसे कि मैंने पहले बताया, कॉर्निया का पावर अराउंड अराउंड 43 से लेके 45 तक कॉर्निया का पावर रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉर्निया का रहता है 1.376। इस पिक्चर पे भी आप लोग देख पा रहे हैं, कॉर्निया का जो सेंटर थिकनेस होता है थोड़ा सा कम होता है, पेरिफेरल थिकनेस धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि पेरिफेरी धीरे धीरे जाके स्क्लेरा पे जाके अटैच होता है। इसके रीजन की वजह से कॉर्निया का थिकनेस पेरिफेरी में जरूरत ज्यादा होता है। अभी बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन पे आते हैं। कॉर्निया मेनली 80% वाटर होता है। 80% वाटर होने के बाद भी कॉर्निया अपना डिहाइड्रेशन स्टेट में मेंटेन होता है। डिहाइड्रेशन क्यों रहता है कॉर्निया में? क्योंकि जैसे कि हम लोग को पता है कि कोई भी स्ट्रक्चर में अगर ज्यादा वाटर आ जाएगा, वाटर आने की वजह से क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगा। स्वेलिंग होने की वजह से क्या होगा? जो कॉर्निया का ट्रांसपेरेंसी है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो एपिथेलियम का बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन में एपिथेलियम 70% वेट वाटर ही रहता है। इसमें इसमें लिपिड्स रहता है। लिपिड मेनली दो टाइप का लिपिड इसमें रहता है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल रहता है। इसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स जो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल के इंपॉर्टेंट है, ये सब रहता है। उसके साथ साथ एटीपी रहता है, ग्लाइकोजन रहता है, एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, उसके साथ साथ एसिटाइल कोलिन रहता है, और उसके साथ साथ कुछ आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब एपिथेलियम में प्रेजेंट रहता है। बाउमस लेयर जो होता है, बाउमस लेयर, ये कोई सेल इसमें नहीं रहता है, एसेलुलर लेयर है। यहाँ पे जस्ट कुछ लेयर्स प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या चीज से तो फिर बना रहता है? अगर सेल्स नहीं होता है तो इसमें टाइप 1 कोलाजन फाइबर जनरली प्रेजेंट रहता है। स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा जनरली टाइप 1, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 12
कंपोज्ड रहता है कोलेजन फाइबर के साथ। उसके साथ साथ केराटिन सल्फेट रहता है, उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट गैग्स, गैग्स मतलब ग्लाइको एमिनो ग्लाइकिन रहता है, इसके साथ साथ वाटर कंटेंट भी बहुत ज्यादा रहता है। और कॉर्निया का जो टोटल थिकनेस होता है उसमें से 90% सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा की वजह से थिकनेस होता है, ठीक है। और केराटोसाइट्स वगैरह भी कॉर्निया पे प्रेजेंट रहता है। स्ट्रोमा का सब्सटेंस जैसे मैंने बता दिया, अब आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का सब्सटेंस। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम के जस्ट ऊपर में क्या रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दो टाइप का कोलेजन फाइबर से बनता है, एक है कोलेजन फाइबर 4 एंड एक दूसरा होता है कोलेजन फाइबर 8। और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी रहता है, और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है वो हाईली इलास्टिक रहता है, ताकि ये बिखर ना जाए, ये जाके टूट ना जाए, ठीक है, इसीलिए इलास्टिसिटी रहता है। और एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन की तरह काम करता है एंडोथेलियम के लिए। और कॉर्नियल एंडोथेलियम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव पंप मैकेनिज्म रहता है। एक्टिव पंप मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है, वो वाटर को कॉर्निया से एक्सट्रैक्ट कर देता है। कहाँ जाके पहुंचाता है, ये पहुंचाता है एक्वस ह्यूमर पे जाके, ठीक है। तो ये काम करता है कॉर्नियल एंडोथेलियम। और कॉर्नियल एंडोथेलियम एक सिंगल लेयर्स में रहता है, और इसमें हेक्सागोनल रहता है। हेक्सागोनल मतलब हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस टाइप का कॉर्नियल एंडोथेलियम का लेयर रहता है। और इस अगर ये टूट गया तो फिर ये रिजेनरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉर्निया पे। तो जैसे कि हमें पता है कि कॉर्निया डायरेक्टली ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, डायरेक्टली ऑक्सीजन लेता है, हम लोग एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। और अगर हम लोग आईज क्लोज करके रखेंगे उस टाइम पे कॉर्निया को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, जो पैल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा होता है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो कॉन्जंक्टिवा आई लीड के ऊपर रहता है, उसको पैल्पेब्रल कॉन्जंक्टिवा बोलते हैं। यहाँ से कॉर्निया कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले सकता है, उसके साथ साथ पीछे में एक्वस ह्यूमर रहता है, उस स्ट्रक्चर से भी कॉर्निया को ऑक्सीजन मिलता है। सेकंड, हम लोगों को पता है कि कॉर्निया को ग्लूकोज चाहिए, कोई भी सेल को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज से धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है हम लोग का एटीपीज। ये ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा कॉर्निया को, ग्लूकोज मिल सकता है दो जगह से, मेनली एक्वस ह्यूमर से इसको मिलता है कॉर्निया को। ये ग्लूकोज धीरे धीरे ग्लाइकोजन हिसाब से ये कॉर्निया में स्टोर होना स्टार्ट कर सकता है। और हमें पता है कि कॉर्निया का जो एपिथेलियम होता है वो रीजेनरेटिव प्रॉपर्टी रहता है, मतलब अगर कॉर्निया एपिथेलियम खराब हो जाए, या तो नहीं भी खराब हुआ है फिर भी हर 1 वीक में कॉर्निया का जो एपिथेलियम होता है, क्योंकि कॉर्निया को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना है, उसका जो क्लैरिटी इसको मेंटेन रखना है, इसकी वजह से क्या होता है, हर 7 to 10 डेज पे कॉर्निया का एपिथेलियम फिर से बनता है। अब सेल से कोई भी सेल को फिर से रिजेनरेशन करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, एमिनो एसिड चाहिए होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन और एमिनो एसिड भी जरूरी होता है कॉर्निया के एपिथेलियम को रिजेनरेट करने के लिए। अभी हम लोग आ जाते हैं कॉर्निया का मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म के लिए पहला चीज समझना आना जरूरी है कि ग्लूकोज कहाँ से मिला कॉर्निया को, एक्वस ह्यूमर से मिला। ग्लूकोज से फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्मेशन होने के बाद जनरली तीन तीन तरीके का डिवाइड हो जाता है ये। एक होता है एचएमपी संट, दूसरा होता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो मेन साइकिल होता है, और तीसरा होता है ग्लाइकोजन साइकिल। अभी ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल भी दो हिस्से में, मेनली एक हिस्से में बढ़ता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लाइकोलाइसिस फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में पहला चीज क्या फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फॉर्मेशन हो जा रहा है फ्रुक्टोज 1,6-BP। उसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 पी फॉर्मेशन हो रहा है, उसके साथ साथ फॉर्मेशन हो रहा है पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड दो स्टेज में डिवाइड होता है, एक होता है एनारोबिक स्टेज और दूसरा होता है एरोबिक स्टेज। हम लोग अगर जब आइस खुला रहता है उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग एयर के साथ कांटेक्ट रहता है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, हम लोग एरोबिक स्टेज बोलते हैं। और जिस टाइम पे आइस क्लोज रहता है उस स्टेज पे क्या होता है, कोई ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसको एनारोबिक, एयर नहीं है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, एनारोबिक स्टेज बोलते हैं। दोनों में ही मेटाबॉलिज्म चलते रहता है। एरोबिक स्टेज में क्या होता है, क्रेब साइकिल होता है। क्रेब साइकिल में कैसा होता है कि CO2 और हाइड्रोजन वाटर, CO2 प्लस वाटर, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, उसके साथ साथ फॉर्मेशन होता है 36 ATP का, ठीक है। तो पायरुविक एसिड का क्रेब साइकिल के थ्रू दो चीज बाय प्रोडक्ट निकलता है, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसके साथ साथ 36 ATP। अब एटीपी मिल गया, एटीपी क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेशन में हो गया। उसके साथ साथ एनारोबिक, जिस टाइम पे एयर नहीं रहता है उस टाइम पे क्या होता है, दो चीज फॉर्मेशन होता है, एक होता है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड से याद रखो कि लैक्टिक एसिड लैक्टोजन मतलब मिल्क की तरह होता है। अगर वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा कॉर्निया पे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे
ब्लडीनेस होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ब्लर होना स्टार्ट होगा, झांपसा होना स्टार्ट होगा, जो क्लैरिटी है कॉर्निया का धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। उसके साथ साथ 2 ATP, तो इसके वजह से जब भी हम लोग सुबह उठते हैं तो उसके बाद कुछ देर के लिए हम लोग को आईज में ब्लडिंग रहता है। क्यों ब्लडिंग रहता है? क्योंकि इतना देर तक एनारोबिक स्टेज था, यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड था, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो रहा था, जम जा रहा था आई के अंदर में, इसके वजह से हमें थोड़ा देर के लिए ब्लडिंग हो रहा था। अब नेक्स्ट आ रहे थे हम लोग ग्लाइकोजन साइकिल, जो माइनर है। ग्लाइकोजन साइकिल में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट 1 पी फॉर्मेशन हो रहा था, उसके साथ साथ ग्लाइकोजन फॉर्मेशन हो रहा था। अब हम लोग एच एम पी सांड का भी बात करेंगे। एच एम पी सांड पे भी क्या होता है, एच एम पी सांड पे बाय प्रोडक्ट निकल के आता है एनएडीपीएच। एनएडीपीएच क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेटिव जो डैमेज होता है उसको उसको रिड्यूस करने के लिए एनएडीपीएच का काम होता है। अब कॉर्निया पे हम लोगों को पता है कि सनरेज आएंगे, सनरेज में क्या होता है? यूवी रेज होता है, ये यूवी रेज धीरे धीरे कॉर्निया को खराब कर सकता है। इसका अगेंस्ट पे लड़ने के लिए ये चीज जरूरी होता है, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होना जरूरी होता है। ये एचएमपी सांड का, एचएमपी जो सांड होता है उसका मेन रोल होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि कॉर्नियल जो ट्रांसपेरेंसी रहता है, ये कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी कैसे मेजर माने कैसे मेंटेन रहता है? पहला चीज है कि जो कॉर्नियल एपिथेलियम और टीयर फिल्म होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये इक्वल रहता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हम लोग सेल्स देखेंगे कॉर्निया का, यहाँ पे जो सेल्स है हम लोग देख पा रहे हैं कि टाइटली जंक्शन है। अगर मेरा घर का दीवार बहुत टाइटली जंक्शन रहेंगे तो फिर बाहर से जो पानी वगैरह आएंगे घर के अंदर नहीं एंटर कर सकता है। अगर ऐसे लूज्ड है तो फिर क्या होगा कि घर के अंदर पानी कभी भी आ सकता है। तो उस तरीके से सोचो कि कॉर्निया का जो सेल्स होता है एक के साथ दूसरा अटैच रहता है प्रॉपरली। तो अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, कॉर्निया का अंदर में पानी एक्स्ट्रा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो कॉर्निया का ट्रांसपेरेंसी इसके वजह से मेंटेन रहता है। उसके साथ साथ और एक थ्योरी है जो मोरिस थ्योरी बोलते हैं। मोरिस थ्योरी में क्या बोल रहा है कि जो फाइबर्स रहता है, जो फाइबर्स जो मैं बता रहा हूँ कि कॉर्निया के अंदर जो डिफरेंट कोलाजन फाइबर्स रहता है, ये कोलाजन फाइबर्स लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट में सेपरेशन रहता है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होता है? अराउंड 4000 टू 700 नैनोमीटर। उससे भी छोटा गैप में ये जो स्ट्रोमा या जो फाइबर्स प्रेजेंट रहता है कॉर्निया में वो प्रेजेंट रहता है। इसकी वजह से क्या होगा, लाइट इजीली पास कर सकता है। इसके वजह से भी कॉर्निया का ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहता है। उसके साथ साथ जो गोल्डमैन थ्योरी है, गोल्डमैन थ्योरी बता रहा है कि जो फाइबर्स रहता है बहुत छोटा छोटा रहता है, बहुत थिन थिन और बहुत स्मॉल फाइबर्स रहता है, ठीक है। उसके साथ कॉर्निया में हम लोगों को पता है कि कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो कॉर्निया में ब्लड सप्लाई की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ग्लूकोज उसको मिल रहा था तुम्हारे एक्वासिमर से, ऑक्सीजन उसको एटमॉस्फेयर से मिल रहा था, इसीलिए न्यूट्रिशन सप्लाई सारा चीज कॉर्निया को मिल रहा था विदाउट हैविंग ब्लड सप्लाई। तो इसकी वजह से भी कॉर्निया का मेंटेन रहता है। अब सोचो कि आई के अंदर में अगर ब्लड वेसल्स कॉर्निया में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मेन थ्योरी है। नेक्स्ट होता है केमिकल थ्योरी। केमिकल थ्योरी में बता रहा है कि एक फैक्टर्स होता है जिसको बोलते हैं वैसो इनहिबिटरी फैक्टर्स। वैसो इनहिबिटरी फैक्टर्स का वैसो मतलब ब्लड वेसल्स, इनहिबिटरी मतलब उसको रोकना, फैक्टर्स मतलब जो फैक्टर्स वो ब्लड वेसल्स को कॉर्निया पे आने के लिए रोकता है, उसका नाम क्या है? हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो कॉर्निया में ब्लड वेसल्स को आने के लिए रोकता है। अब मान के चलो कि हमारे घर पे कोई बीमार हुआ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ फल या तो कुछ हॉर्लिक्स वगैरह लेके जाके उसको मिलने के लिए जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जब कॉर्निया को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन का चाहिए होता है जरूरत, तब क्या होता है, तब वहां पे ब्लड वेसल्स आना स्टार्ट होता है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि साइड साइड से कॉर्निया में ब्लड वेसल्स आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ जो ल्यूकोसाइट्स रहता है, ल्यूकोसाइट्स जनरली क्या करता है, कॉर्नियल वास्कुलर ग्रोथ के लिए बहुत काम करता है, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर्स है जिसके वजह से कॉर्निया का जो ट्रांसपेरेंसी रहता है ये मेंटेन रहता है। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है कॉर्नियल का हाइड्रेशन। कॉर्निया का जो हाइड्रेशन रहता है इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है कि स्ट्रोमल प्रेशर जो रहता है, स्ट्रोमल प्रेशर मतलब क्या, स्ट्रोमा में लिक्विड हमें पता है, तो उसके अंदर एक प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को बोलते हैं स्ट्रोमल प्रेशर। इम्बाइबिटेशन प्रेशर किसको बोलते हैं? इम्बिटेशन प्रेशर होता है कि कॉर्निया में जो भी वाटर है उसको सक करने के लिए कितना प्रेशर की जरूरत होता है, ये सकिंग प्रेशर को बोला जाता है इम्बिटेशन प्रेशर। अब इम्बिटेशन प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला है इंट्राओकुलर प्रेशर माइनस ऑफ स्वेलिंग प्रेशर। अगर ये जितना नेगेटिव होगा उतना अच्छा है, अब कॉर्निया के अंदर पानी नहीं आएगा। ये अगर इंट्राओकुलर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इम्बिटेशन जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। अगर ये धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है तो फिर क्या होगा, कॉर्निया के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ
जो बैरियर फंक्शन की तरह काम करता है, कॉर्नियल का एपिथेलियम और पीछे की तरफ है कॉर्निया का एंडोथेलियम, ये दोनों बैरियर की तरह काम करता है ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर कॉर्निया पे आके जम ना जाए। ठीक है, इस मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कैसे करके जो कॉर्निया से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो था वो धीरे धीरे कॉर्निया से निकल रहा है। तो हमें पता है कि बाई प्रोडक्ट के थ्रू ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिला कॉर्निया पे। ये दोनों केमिकल रिएक्शन के बाद क्या हो रहा था, हाइड्रोजन हो रहा था, उसके साथ क्या हो रहा था, बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन हो रहा था। अब बाइकार्बोनेट क्या है, एक नेगेटिव आयन है। बाइकार्बोनेट जब नेगेटिव आयन है तो फिर क्या करेगा, इसको पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। हमें पता है कि कॉर्निया में जो पॉजिटिव आयन होता है वो सोडियम आयन रहता है। ये सोडियम को भी जब अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे सोडियम कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर की तरफ चला जाएगा। और हम लोग देखे हैं कि कभी भी नमक क्या करता है, धीरे धीरे जो बॉडी का पानी होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, उसको धीरे धीरे बॉडी से निकाल देता है। तो इसी चीज को हम लोग इसी तरीके से क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर रहा था, धीरे धीरे एक्वस की तरफ निकल दे रहा था। जब एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर निकल के चला जाएगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे हम लोगों का जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया अपना क्लैरिटी मेंटेन करेगा। ठीक है, तो एज अ बाई प्रोडक्ट हम लोग देखे थे कि हम लोग के पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा था, ये दोनों साथ में मिलने के बाद क्या हो रहा था, हाइड्रोजन आ रहा था और बाइकार्बोनेट निकल रहा था। बाइकार्बोनेट एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक इसको अट्रैक्ट करेगा, सोडियम को अट्रैक्ट करेगा। अब सोडियम आया, उसके साथ साथ जो क्लोरीन होता है वो धीरे धीरे क्लोराइड को धीरे धीरे पैसिवली अट्रैक्ट करेगा। और इसको मेंटेन करने के लिए धीरे धीरे क्या होगा, अपना जो सोडियम जब धीरे धीरे एक्वस की तरफ चला जा रहा था, उसके पीछे पीछे क्या आ जाएगा, वाटर ऑस्मोसिस की वजह से एक्वस की तरफ आ जाएगा। तो इसी इसी तरह कॉर्निया अपना ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखता है। ठीक है, आप ये मैंने पहले भी डिस्कस किया। जो एच एम पी जो संट होता है, एच एम पी संट जनरली क्या करता है, ग्लूकोज से राइबोस 5 फॉस्फेट फॉर्मेशन करता है। और उसके मिडिल में बाय प्रोडक्ट के हिसाब से क्या फॉर्मेशन होता है, एनएडीपीएच। एनएडीपीएच का क्या नीड है, एनएडीपीएच एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और एच एम पी सांट का रीजन यही है कि हम लोगों का जो कॉर्निया जब यूवी रेस के साथ जो केमिकल रिएक्शन करे, ये धीरे धीरे कॉर्निया को खराब ना करे, इसकी वजह से एच एम पी सांट मैकेनिज्म का जरूरत होता है। ठीक है, तब इसमें भी देख रहे थे हम लोग कि जब हाइपरटोनिसिटी हो जाएगा, माने जो कॉर्निया का अगर जो टीयर फिल्म होता है उसका पीएच लेवल अगर बढ़ जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को कॉर्निया से धीरे धीरे ड्रेन करना स्टार्ट करेगा टीयर फिल्म, तो हम लोग को ड्राइनेस फील हो सकता है। अगर इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, इन्विटेशन प्रेशर जो होता है, जैसे मैंने बताया था, इन्विटेशन प्रेशर इज इक्वल टू इंट्राओकुलर प्रेशर माइनस स्ट्रोमल प्रेशर। तो ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉर्निया के अंदर धीरे धीरे वाटर फील होना स्टार्ट करेगा। तो मेनली कॉर्निया का जो ट्रांसपेरेंसी रहता है उसके साथ साथ कुछ सेल्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉर्नियल फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, केराटोसाइट सेल्स भी इंपॉर्टेंट है कॉर्निया का ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके से याद रखो कि अगर जो खीरा होता है, ठीक है, क्यूकम्बर, उसके ऊपर अगर जैसे नमक हम लोग छिड़कते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि धीरे धीरे वो नमक जो तुम्हारा जो क्यूकम्बर होता है उसके अंदर से वाटर को धीरे धीरे निकाल देता है। तो फिर इसी तरीके से याद रखो कि जो हाइड्रोजन साथ में मिला के क्या बन रहा था, हाइड्रोजन बन रहा था, उसके साथ साथ बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन हो रहा था। ये बाइकार्बोनेट के साथ पीछे पीछे क्या आया, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए जैसे कि सोडियम आया। अब सोडियम आ रहा है तो सोडियम किसको अट्रैक्ट करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। इसके वजह से क्या हो रहा था, ये तुम्हारा पंप मैकेनिज्म है, एंडोथेलियम पंप मैकेनिज्म, इसके थ्रू ही कॉर्निया अपना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा बोनस में एक दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा बोनस में क्या है, एक्स्ट्रा बोनस पे है कि रेस्पॉन्स टू द इंजुरी, कॉर्निया अपना कैसे रेस्पॉन्स करते हैं इंजुरी का। पहला चीज है, कॉर्निया एपिथेलियम पे अगर इंजुरी होगा तो इंजुरी होने के बाद कैसे कॉर्निया एपिथेलियम फिर से रीजनरेट हो सकता है। सेकेंड, बाउमस मेम्ब्रेन पर रीजनरेट नहीं हो सकता, तो बाउमस मेम्ब्रेन तक मान के चलो कोई भी चीज गया वहां पे, तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पे नेबुलर स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर कॉर्निया स्ट्रोमा, स्ट्रोमा को अगर 3 हिस्से में डिवाइड करो तो 1/3 तक अगर कोई भी फॉरेन बॉडी चला गया या तो कोई कॉर्नियल अल्सर हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, मैकुलर स्कारिंग होगा। और उससे अंदर भी गया तो फिर क्या हो जाएगा, ल्यूकोमा स्कार फॉर्मेशन होगा। डेस्मेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, डेस्मेंट मेम्ब्रेन बेसिकली सिक्रेटेड रहता है एंडोथेलियम सेल से। और एंडोथेलियम सेल अगर डैमेज हो गया तो उसमें दो मैकेनिज्म होता है, एक होता है पॉलीमेगाथिज्म, मेगा से याद रखो कि जो एंडोथेलियम सेल होता है उसका साइज धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। और प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म मतलब कॉर्निया का जो एंडोथेलियम होता है हेक्सागोनल साइज का होता है, वो अपना साइज चेंज कर लेगा।
ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं। इसी तरीके से कॉर्नियल का जो वुंड होता है, कोई भी चीज अगर कॉर्निया पे जाके टकराया या कॉर्निया पे जाके इंजुरी किया तो इस तरीके से कॉर्निया अपना हीलिंग करता है। ठीक है, थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।